नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के सदस्य प्रास्ताविक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए हैदराबाद में एक बैठक कर रहे हैं। राज्य सरकार का अल्पसंख्यक आयोग इस बैठक की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित प्रतिनिधि शामिल हैं। दोनों राज्यों के वक्फ बोर्ड और राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अपनी बात रखेंगे। बैठक के दौरान हितधारक जेपीसी के साथ अपनी शिकायतों पर चर्चा भी कर सकते हैं। जेपीसी सदस्य और महबूबनगर सांसद अरुणा ने लोगों से जमीनी विवादों की अपनी शिकायतें और वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर राय प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पहले ही ईमेल और खत के माध्यम से अपनी शिकायतें भेज चुके हैं, वो भी जेपीसी के सदस्य मिल सकते हैं। मल्काजगिरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इटेला राजेंद्र ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि ये निजाम युग की तुलना में उससे ज्यादा अत्याचारी शासन शैली लागू कर रही है। उनकी टिप्पणी हैदराबाद भर में हाइड्रा डिमोलिशन के संदर्भ में आई है। इटेला राजेंद्र ने मकानों के डिमोलिशन पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। इसके बारे में उनका तर्क था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पहले किए गए आवास पहल के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने गरीबों को आवास पट्टे प्रदान किए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग गरीबों की आंखों में आंसू लाते हैं, उन्हें अंततः गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शुक्रवार को मियापुर में एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कोंडापुर निवासी 28 साल की सिंधुरा के रूप में की गई है, जो मादापुर में एक सॉफ्टवेयर फर्म की कर्मचारी थी और मियापुर के एक अपार्टमेंट में अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। पुलिस के मुताबिक सिंधुरा पिछले कुछ दिनों से अपने पति के साथ लगातार बहस के वजह से परेशान थी और उसने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगा। उसे कई चोटें लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मुंबई पुलिस ने कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। साथ ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत आसमान में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा शहर के सभी धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऐसे इलाकों में मॉक ड्रिल करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी डीसीपी को अपने अपने जोन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकन्ना रहने का निर्देश भी दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सके। शिमला में मस्जिद के अंदर हुए अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला शिमला से शुरू होकर अब पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे पर आज एक बार फिर हिंदू संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। मस्जिदों में अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला समेत राज्य के 12 जिलों में प्रदर्शन किया गया। हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं। हिमाचल देवभूमि संघर्ष के संयोजक ने बताया कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख बहुत नरम है। राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं वहां के एक रिहायशी बंदे ने बताया कि ये जो पूरा आंदोलन चला जाए, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है। वहां पे लोगों को अपने घर खाली करने, वहां से मुसलमानों को बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज 2047 तक 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीएसडीपी के साथ स्वर्ण आंध्र प्रदेश के लिए राज्य के लोगों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने 2047 तक $43,000 से अधिक की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए दक्षिणी राज्य के भविष्य के दृष्टिकोण के लिए विचार भी आमंत्रित किए हैं। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक $2.4 ट्रिलियन के जीएसडीपी और $43,000 से अधिक की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत का नेतृत्व करना है। जैसा कि हम स्वर्ण आंध्र प्रदेश @2047 की ओर से यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हम एक उज्जवल आंध्र प्रदेश को आकार देने के लिए अपने साथी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। मुनिरत्न नायडू के खिलाफ बलात्कार, हनी ट्रैप और अन्य अपराधों के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने आज उनके आवास और शहर भर में 15 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने पुष्टि की छापेमारी उनके व्यालिकावल आवास और भाजपा विधायक के स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों पर की जा रही। ये कार्रवाई आपराधिक जांच विभाग के तहत एसआईटी द्वारा एसीपी कविता के नेतृत्व में की जा रही है। टीम बलात्कार और हनी ट्रैप मामले से संबंधित दस्तावेजों, वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्रियों की जाँच कर रही है। लोकायुक्त पुलिस ने MUDA
मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और एसआईटी को फॉरेंसिक लाइसेंस लेबोरेटरीज के विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें एसपी सौम्या लता भी मुनिरत्न के व्यालिकावल आवास पर तलाशी और निरीक्षण में भाग ले रही हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है, जिसने आरोप लगाया कि मुनिरत्न ने यौन उत्पीड़न की फुटेज रिकॉर्ड की और उसका इस्तेमाल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित राजनेताओं और लोक सेवकों को ब्लैकमेल करने के लिए किया। आज सुबह बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की गई। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित ताज वेस्ट एंड होटल को बम की धमकी दी गई है। प्रमुख राजनेताओं और क्रिकेटरों की मेजबानी करने वाले इस होटल को आज सुबह ये धमकी मिली। स्थानीय पुलिस और बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंच गया है और फिलहाल गहन जांच हो रही है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। बम की धमकी वाले ईमेल के बाद डीसीपी सेंट्रल ने एक बयान जारी किया है। बयान में लिखा है कि हमें आज सुबह हाई ग्राउंड पीएस से ताज वेस्ट एंड होटल को बम की धमकी वाला ईमेल मिला। हमारी बीडीएस और एएससी टीम ने परिसर की जांच की और पाया कि ये एक फर्जी धमकी वाला ईमेल है। हम शिकायत लेकर जांच करेंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में होसूर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज सुबह भीषण आग लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की लपटें सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग सेशन में लगी, जिसके बाद कर्मचारियों को परिसर खाली करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की वजह से काफी संपत्ति को नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग सुबह करीब 5:30 बजे कंपनी की मोबाइल फोन एक्सेसरीज पेंटिंग यूनिट में लगी। आग लगने के बाद इलाके में घना धुआं फैल गया, जिसे कर्मचारी और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। सभी कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है। पता चला है कि आग लगने की घटना के समय पहली शिफ्ट में करीब 1500 लोग ड्यूटी पर थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।